नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। मंगलवार को जनपद प्रबुद्धनगर के दौरे पर आए सहारनपुर रेंज के डीआईजी एसके माथुर ने पुलिस लाइन व थाना आदर्श मंडी का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने संबंधित थानों के क्राइम रिकॉर्ड व पुलिस के हथियारों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। दरअसल मंगलवार को जब सहारनपुर के डीआईजी सतीश माथुर जनपद प्रबुद्धनगर के शामली दौरे पर आए थे, तो उन्होंने थाना जिंजाना में एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया था। बुधवार को डीआईजी साहब ने पुलिस लाइन वे थाना आदर्श मंडी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को हथियारों के रखरखाव वे उन्हें किस प्रकार से चलाना चाहिए वे उनकी वर्दी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के संपन्न होने के बाद पुलिस कर्मियों ने राहत की सांस ली। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसपी प्रबुद्धनगर अमित वर्मा, एएसपी अतुल सक्सेना, सीओ शामली शशि शेखर आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल ने डीएम से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष पवन संगल के नेतृत्व में शामली व कांदला के व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम रंजन कुमार से मिला तथा उन्हें व्यापार में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि फूड लाइसेंस के बारे में 5 वर्षीय लाइसेंस बनवाने में, फॉर्म ऑनलाइन जमा करने में, कंप्यूटर 500 रुपये की फीस स्वीकारता नहीं है। औषधि निरीक्षण के ट्रेनिंग पर लखनऊ जाने के कारण केमिस्टों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है। व्यापारियों ने नगर की कानून व्यवस्था से भी डीएम को अवगत कराया। डीएम ने सभी समस्याओं के निराकरण का प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया। हम इसी सिलसिले में डीएम साहब बात करने आए हैं। हम औषधि विभाग के बारे में जो हमारे माननीय हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि किसी भी औषधि विभाग की धारा का इन्वेस्टिगेशन कोई पुलिस अधिकारी नहीं कर सकता, वो गैर कानूनी है, डिसमिस उसने किया है इस पिटीशन को। सिर्फ औषधि विभाग का ही व्यापारी इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। उसकी हम जजमेंट की कॉपी भी लाए हैं, वो भी माननीय डीएम साहब को हम देंगे। इसी फूड विभाग का जो हमारा प्रोसेस है कि हम 100 रुपये या 500 रुपये जमा करें, 500 एक्सेप्ट नहीं होता, उसी बारे में इसमें जमा करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ औषधि निरीक्षक नई आई हैं, लेडी आई हैं नई, उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है। अभी जिन लोगों के इस बीच में वो 24, 25 या 26 तारीख में वापस आएंगे ट्रेनिंग से, जिन लोगों के रिन्यूअल उस बीच में फंसे हैं, किसी का 10 तारीख में 10 मई में फंस रहा है, किसी का 24 मई में फंस रहा है, किसी का 15 मई में फंस रहा है, तो अगर उस डेट तक उनका चालान भर करके वो हमें नहीं देती, हम उसकी फ़ीस जमा नहीं कर पाते ट्रेजरी में, तो हमें 1000 रुपये जुर्माना आ जाता है तुरंत। एक दिन के डिफरेंस पर भी 1000 रुपये जुर्माना आ जाता है। कलयुग में ईश्वरीय शक्ति कहीं न कहीं देखने को अवश्य मिलती है। ऐसी ही शक्ति का प्रमाण देखने को मिल रहा है फिरोजाबाद में, जहाँ हनुमान जी की एक ऐसी मूर्ति है जिसे पसीना आता है। फिरोजाबाद से 20 किलोमीटर दूर यमुना किनारे स्थित 2000 साल पुराने हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति को 24 घंटे पसीना आता है। मूर्ति पर चढ़ाया गया चोला कुछ ही पल में बहने लगता है। और पसीना देते हैं, हनुमान चोला चढ़ा दो और 2 मिनट 5 मिनट बाद फिर तस्वीर हजा दो, चोला रुकता नहीं है। चोला ऐसे ही रहता है, पसीना देता है जोर का। कितनी पुरानी मूर्ति है ये? जय राजा के जमाने की है, 2000 साल तो और पहले की है। लोगों का आते जाते हैं लोगों को, भीड़ मंगल शनिचर को भीड़। दूर दूर से हजारों भक्त अपने कष्ट निवारण के लिए हनुमान जी की मूर्ति के दर्शन करने आते हैं और मनोकामनाएं लिए मूर्ति को चोला चढ़ाते हैं। हनुमान जी भक्तों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, जो पसीने के रूप में बाहर आता है, ऐसा मानना है यहाँ आने वाले भक्तों का। श्रीनिवास गुप्ता नाम है, फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। इस मंदिर में मैं दूसरी बार आया हूँ। ये दिव्य अखंड शक्ति क्षेत्र मुझे लोगों ने बताया, मैं आया। मैंने यहाँ पर जब देखा तो महसूस हुआ कि वास्तवता ये है, इस मंदिर में जो चोला चढ़ता है तो हनुमान जी का पसीने के रूप में चोला जो है नीचे गिरता है और निरंतर जितनी बार चोला चढ़ता है वो सब बार बार नीचे बूंदों के रूप में साफ दिख रहा है। और चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, कोई भी महीना हो। बहरहाल साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में इस तरह की बातों पर आसानी से तो यकीन नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि हनुमान जी की मूर्ति को पसीना आता देखकर हर कोई इस चमत्कार को नमस्कार करता है। न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। दीदी आपका घर तो मैं मनाऊंगा।
तो मैं आपकी सुई लगाऊंगी। जल्दी चलो बच्चों, स्कूल को देर हो रही है। बच्चों का हो यदि सपना, पढ़ लिख कर कुछ हो बनना, इंजीनियर या डॉक्टर, तो क्या करें? हम तो जाएंगे भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ेंगे। I want to be a doctor. I want to be a pilot. हमारे स्कूल का नाम भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल है। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम बहुत ही मन से उसे पढ़ते हैं और आगे भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। आप जीवन भर अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल आपके सपनों की नींव को मजबूत करता है, जिससे आपका बच्चा आपके सपने पूरा कर सके। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, गली नंबर 5, मोहल्ला रेल पार, शामली। मोबाइल नंबर 9536912498। हमारे विद्यालय में जो है वो कंप्यूटर शिक्षा, अच्छा फर्नीचर है, अच्छे पानी की व्यवस्था है और आने जाने वाहन सुविधा भी है। अनुभवी टीचर हैं जो कि हमारे बच्चों को अच्छी प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। भारतीय पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। शामली नगर के बुढ़ाना रोड पर स्थित एक नर्सिंग होम पर अपने इलाज को आए एक युवक की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। पीड़ित युवक ने मामले की तहरीर कोतवाली पुलिस को दी है। बुधवार को नगर के बुढ़ाना रोड पर एक नर्सिंग होम में अपना इलाज कराने आए गढ़ी नोआबाद निवासी इरफान बाइक से अपना इलाज कराने आया था। वह नर्सिंग होम पर पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करके अंदर चिकित्सालय में गया। मात्र 10 मिनट के बाद इरफान जैसे ही वह दवाई लेकर वापस आया तो उसने पार्किंग में अपनी बाइक को वहां खड़ा नहीं पाया। आसपास देखने पर उसे पता लगा कि उसकी बाइक चोरी हो चुकी है। पीड़ित युवक इरफान ने मामले की तहरीर शामली कोतवाली पुलिस को दी है। गौरतलब है कि उक्त नर्सिंग होम में 2 दिन पूर्व भी एक युवक की बाइक चोरी हो गई थी। गुप्ता गया अपने पापा की दवा लेना, उनका एक्सरे करवाया, 1 पौन घंटा अंदर ही रहा। मैं जब लेकर दवाई बाहर आया तो ये मोटरसाइकिल या मेरी बाइक मुझे मिली नहीं। मैंने लॉक वॉक वगैरह सब डाल रखा था। ये लगभग मैं 12-20 पे यहाँ पर आया था और उसके बाद में आया। क्या आपने हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने कहा? हाँ जी, सीसी कैमरा लगा हुआ है, इससे दिखा रहे थे बार बार अप डाउन कर गए। उनका कहना क्या है? उनका कहना तो ये है जी, बस फोटो मिल जाएगी और पेन ड्राइव से पेन ड्राइव उनको कहते हैं थाने में पहुंचा देगा हमें। एक की और उठी है, उसकी भी अभी हमारी भी। पुलिस को तहरीर वगैरह दिया आपने? हाँ जी, रिपोर्ट हुई थी। क्या कहा पुलिस वाले? जी जांच कर रहे वो। नगर की चौधरी चौन सिंह कॉलोनी में चल रही श्री राम कथा का बुधवार को विधिवत रूप से समापन हो गया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। नगर की चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में पिछले 8 दिनों से जारी श्री राम कथा की अमृत वर्षा का बुधवार को हवन पूजन के साथ समापन हो गया। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कथा व्यास मुकुलानंद महाराज ने कहा कि जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी नए वस्त्र धारण करती है। हमें 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ही मनुष्य के रूप में शरीर मिलता है। इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। उन्होंने अयोध्या वापस लौटने तथा श्री राम की पूरी कथा का वर्णन किया। इसके बाद भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर कथा के समापन पर एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ उठाया। विश्व प्रसिद्ध खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन का उद्योग आज मंदी के कगार पर है। यहाँ कार्य करने वाले कारीगर भी अब इस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय की ओर जाने लगे हैं। दिल्ली से 120 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन की प्राचीन शिल्पकला उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है। आज भी 40% खुर्जा के लोगों की कलाकृतियां बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, लेकिन अब कारीगर अधिकांश दूसरे व्यवसायों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इस उद्योग में उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा। एक तो सरकार द्वारा कोयले पर मिलने वाली रियायत खत्म कर दी गई है, दूसरी गैस से चलने वाली भट्टियां बहुत महंगी पड़ती है, जिससे बनने वाली वस्तुएं इतनी महंगी पड़ती है कि इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ के प्रोडक्ट नहीं टिक पा रहे और फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, जिससे यहाँ कार्य करने वाले मजदूर भी तंगहाल हो गए। खुर्जा में लगभग 500 फैक्ट्रियां थी, जिसमें लगभग 25,000 कारीगर कार्य करते थे। आज अगर सरकार परिवारों का भरण पोषण हो सकता है। ये फैक्ट्री बंद होने से हमें रोजंदारी नहीं मिली। इस तरह हम अपना बेलदारी करने लगे।
रोजगार नहीं मिला, कुछ भी बेलदारी करनी पड़ रही है हमें, बेलदारी। सरकार कुछ सुनी नहीं रही मजदूर की। सरकार द्वारा पहले जो कोयले की आपूर्ति पर सब्सिडी दी जाती है वो समाप्त कर दी है, और उसके बाद हमारे जो कोयला हमें ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है, उसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत महंगी हो गई है, और इंटरनेशनल मार्केट में हम टिक नहीं पा रहे हैं कहीं भी, इसलिए हमारी पोल्ट्री बंदी के कगार पर है। अगर सरकार हमारे सहयोग करती है तो हम इस क्षेत्र में फिर अग्रणी स्थान लाकर दिखा सकते हैं। डीजल की टनल लगानी है, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है, इसको हम पोल्ट्री स्वामी वहन नहीं कर पाएंगे, वो इसलिए कि गवर्नमेंट हमारे लिए कोई अनुदान नहीं दे रही है इसमें। डीजल की टनल बैंक द्वारा अनुदान या सरकार द्वारा कोई नहीं मिलने के कारण हम इसे लगा नहीं पा रहे हैं। गैस की टनल से लाभ तो मिलेगा, लेकिन गैस की टनल इतनी महंगी है जो पोल्ट्री स्वामी खुद वहन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी सरकार को आगे आना पड़ेगा। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।